हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानिक और ये हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, जिसमें हम मीनिंग, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। हिंदी में बोले तो हम अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं और स्कोप पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, ये वाला लेक्चर जो हमारा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप दोनों लोग देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स विच इज द मेड ऑफ टू पार्ट्स। देखिए, इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द से हुई है, और वो कितने भागों से मिलकर बना है? तो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो भाग है ओइकोस, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है, मीनिंग जो होती है वो हाउस होता है, हिंदी में अर्थ होता है घर। ओके, दूसरा शब्द जो था वो था नॉमस। नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड हिंदी में प्रबंधन। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, अब देखिए, देयरफॉर का मतलब हिंदी में होता है इसलिए। देयरफॉर इकोनॉमिक्स मीन्स होम मैनेजमेंट, मैनेजिंग लिमिटेड इनकम टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि इसलिए अर्थशास्त्र का मतलब है घरेलू प्रबंधन, सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना। इसे के नीचे एक चीज लिखी हुई है, वो पढ़ते हैं, फिर मैं इसे आपको समझा देता हूं अपने शब्दों में। जस्ट लाइक अ फैमिली, सोसाइटी also face the problems of using limited resources to satisfy unlimited human wants। हिंदी में जैसे एक परिवार को सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, वैसे ही समाज को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, अब मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एक परिवार है, अब मान लीजिए उसमें आपके एक पिता आय के स्रोत हैं, यानी कि आपके पिता धनार्जन करते हैं। अब आपके पिता एक सीमित मात्रा में ही तो आय अर्जित करते होंगे, उनकी एक सीमित आय ही तो होगी, लेकिन उनकी जो एक सीमित आय है उनमें से उनके कितनी सारी चीज़ें उन्हें पूर्ण करनी होती है, यानी कितनी सारी ह्यूमन वांट्स होती हैं, आप लोगों की इच्छाएं होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, यानी घर की जो ज़रूरतें होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन उनकी आय क्या है? एक निश्चित है। उसी प्रकार समाज है, समाज में भी कई समस्याएं होती है आर्थिक, और ठीक है, उसका एक सीमित जो वित्तीय होते हैं, और लेकिन उसकी समाज की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इंग्लिश में ही आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ मैनकाइंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी एंड डिस्ट्रब्ट देम अलोंग वेरियस यूजेस। हिंदी में अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि मानव जाति कैसे अभाव यानी स्कैरिसिटी की समस्या से निपटने के लिए संसाधनों का संगठन और वितरण करते हैं। देखिए, जो अभाव होता है मनुष्यों में, उस अभाव को दूर करने के लिए जो अपने वित्तीय संसाधन हैं और जो अदर संसाधन हैं उन्हें मानव किस प्रकार से संगठित करता है और आपस में किस प्रकार से वितरित करता है, ये भी अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उसके बाद आगे मीनिंग खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? परिभाषा की। देखिए, ये तो जनरल से परिभाषा है, और मेन डिफिनीशंस तो अभी नीचे आएंगी। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखिए, ये हमें बता रही है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा तो है, ठीक है, या फिर कहें सामाजिक विज्ञान है, जो आर्थिक गतिविधियों जैसे कि उत्पादन, विनिमय मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय और उपभोग का अध्ययन करता है। देखिए, ये बताती है कि कोई चीज कितनी मात्रा में उत्पादित हो रही है, उसका क्रय विक्रय किस प्रकार हो रहा है, और जो उपभोक्ता है उसका उपभोग किस प्रकार से कर रहे हैं, ये बताती है क्या? इकोनॉमिक्स। जब ये एक हम बात करते हैं सोशल साइंस के रूप में,
इकोनॉमिक्स को जब हम सोशल साइंस के रूप में देखते हैं तो ये हमें ये बताती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन दीज एक्टिविटीज हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है उसके साथ ही गतिविधियाँ और अधिक जटिल हो जाती हैं, क्योंकि अब आप खुद सोच सकते हैं कि पहले के समय में हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी विस्तृत नहीं थी, ठीक है, हम एक सीमित अर्थव्यवस्था में रहते थे। वैसे जैसे हमारा विकास हुआ हम ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या जटिलता ही तो है, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा रहा है ये। ओके, different economists have given different definition of economics focusing on different aspects। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं जो भिन्न भिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं, पहलुओं का अध्ययन करते हैं, फिर अपनी डिफिनीशन देते हैं। वही चीज़ लिखा है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का पहलुओं पर ध्यान देते हुए उनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो अब वो जो 4 परिभाषा मेन होती हैं वो पढ़ेंगे, जो आपसे यहाँ तक देखिए मैं जितना डिटेल में ये पढ़ा रहा हूँ ये किसी भी रिटन एग्जाम को निकालने में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहली जो डिफिनीशन आती है, जो 4 मेजर वेज जो हैं उनमें आती है वेल्थ डिफिनीशन। देखिए वेल्थ डिफिनीशन इसे हिंदी में कहेंगे धन पर आधारित परिभाषा। इसे एडम स्मिथ ने दी थी। उसके बाद मटेरियल वेलफेयर डिफिनीशन आ जाती है। कौन सी आती है? मटेरियल वेलफेयर डिफिनीशन, हिंदी में कहेंगे भौतिक कल्याण पर आधारित परिभाषा। उसके बाद आती है स्कैरिसिटी डिफिनीशन, अभाव पर आधारित परिभाषा। ग्रोथ सेंटर्ड डिफिनीशन यानी विकास आधारित परिभाषा। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले वेल्थ डिफिनीशन को। देखिए यहाँ नंबर 1 पर वेल्थ डिफिनीशन की जगह एडम स्मिथ डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वेल्थ डिफिनीशन दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडम स्मिथ कौन थे। तो द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक हैं, पिता हैं। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब डिफिनीशन बाय एडम स्मिथ देख लेते हैं। एडम स्मिथ की परिभाषा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ नेशन वेल्थ। इन सिंपल वर्ड इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। देखिए उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है? राष्ट्र की संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन है। ये बता रहे हैं कि राष्ट्र की जो संपत्ति है उसके कारण क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। इसका अध्ययन ही इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धन का अध्ययन ही इकोनॉमिक्स बताया है इन्होंने। उसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ स्मिथ डिफिनीशन, इसका जो स्मिथ हैं उनकी परिभाषा का मुख्य बिंदु क्या है? तो पहला है वेल्थ सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि धन केंद्रित दृष्टिकोण। द सेंट्रल पॉइंट इज स्मिथ डिफिनीशन इज वेल्थ क्रिएशन। क्या मतलब है इसका? कि स्मिथ की जो परिभाषा है उसका मुख्य बिंदु यह है कि धन का सृजन करना, जितना अधिक हो सके धन अर्जित किया जाए। He believed that economics tells us how to make a nation wealthy। इनके अनुसार इन्होंने माना, देखिए हिंदी में नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने माना कि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक राष्ट्र को समृद्ध कैसे बनाया जाए, वेल्थी यानी समृद्ध। उसके बाद वेल्थ एंड वेलफेयर कनेक्शंस देखते हैं। धन और कल्याण का संबंध की बात करते हैं। धन और कल्याण एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं इसकी बात करेंगे। तो स्मिथ आइडेंटिफाइड वेल्थ विद वेलफेयर, स्मिथ ने धन को कल्याण से जोड़ा। He assumed that
वेल्थियर द नेशन द हैप्पियर इट्स सिटीजन्स। देखिए इन्होंने बताया कि जितना अधिक धनवान राष्ट्र होगा उतना ही खुशहाल उसके नागरिक होंगे। खुशहाल मतलब प्रसन्न। देखिए अब इन्होंने सिर्फ एक ही बिंदु को केंद्रित किया कि धन। उन्होंने ये वहां पर बात नहीं की कि वहां पर भ्रष्टाचार कैसा है, वहां के लोगों के पास जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनके पास जो उनका वातावरण है वो प्रदूषित है या फिर कितना साफ स्वच्छ है, ये इन बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ कह दिया कि पैसा है तो वहाँ के नागरिक प्रसन्न है। बल्कि हम जानते हैं कि हैप्पीनेस जो होती है वो अदर फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। कोई भी राष्ट्र कितना भी वेल्थी हो, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं से अगर ग्रस्त है तो उसके नागरिक कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल वर्तमान में भारत है। उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ डिफिनीशन की। धन पर आधारित परिभाषा की विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली विशेषता जो है एग्जरेटेड एम्फेसिस ऑन वेल्थ, धन पर अत्याधिक जोर। These definitions over emphasize the creation and accumulation of wealth। इन परिभाषाओं में धन को सृजन और संचय पर अधिक बल दिया गया है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ, J.S. Mill, J.B. Say and other believe that a nation prosperity depend on the accumulated wealth। देखिए इसका हिंदी में मतलब पढ़ें तो हम ये होता है कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं जैसे कि एडम स्मिथ, J.S. मिल हैं, J.B. से हैं आदि मानते हैं कि किसी राष्ट्र की समृद्धि केवल धन के संचय पर निर्भर करते हैं। ये वाले जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं जो हुए हैं एडम स्मिथ, J.S. मिल, ये सब ये मानते हैं कि राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके धन के संचय पर निर्भर करती है, यानी कि उसका खजाना कितना भरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ वेल्थ, धन के कारणों की खोज। ये वेल्थ डिफिनीशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि धन के अपने जो राष्ट्र है उसमें धन के जो कारण हैं, धन कहाँ से आ रहा है, इसके कारणों की खोज भी इसमें शामिल होती है। दिस डिफिनीशन सो द इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट्स द कॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इन परिभाषाओं में बताया गया है कि अर्थशास्त्री धन के निर्माण के कारणों की खोज करते हैं कि जो धन का निर्माण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कैन इंक्रीज नेशन वेल्थ। जैसे कि अगर हम उत्पादन को बढ़ा दें या फिर निर्यात को बढ़ाने से राष्ट्र की संपत्ति में जो बढ़त हो रही है, ये इसके उदाहरण है। जैसे यदि हम किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ा दें तो हम जानते हैं कि हमारी वेल्थ में हमारा जो राष्ट्र होगा उसकी आय में वृद्धि होगी। एग्जाम्पल इंडिया की बात कर लें तो 1992 में जब भारत ने अमेरिका को दुग्ध उत्पादन में पीछे छोड़ा तो भाई जाहिर सी बात है अब वो अपने दूध से उत्पादन की जो आय आएगी उससे अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। और साथ ही में जब वो एक्सपोर्ट करेगा अपने किसी पदार्थ को अन्य देशों को तो उससे आय आएगी और बाहरी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा आएगी उस राष्ट्र की संपत्ति में शामिल होगी। मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ वेल्थ, धन की भौतिक दृष्टि को, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। वेल्थ इज कंसीडर्ड टू मीन ओनली मटेरियल गुड्स, धन की केवल भौतिक वस्तुएं, धन को केवल भौतिक वस्तुएं माना गया। नॉर मटेरियल गुड्स like services of doctor, engineers, teachers are not included the concept of wealth। देखिए इन जो वैज्ञानिक थे जो एडम स्मिथ, इन्होंने वेल्थ में सिर्फ धन को रखा। इन्होंने इसमें हमारे जो डॉक्टर होते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो भी व्यक्ति समाज में या फिर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा है उसे शामिल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि पैसा कितना है, ठीक है। इसके विपरीत हम जानते हैं कि एक वेल्थी नेशन के लिए उसके पीछे उसके नागरिक जिम्मेदार होते हैं, उसके जो नागरिक किस भूमिका में है, जैसे कि ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और उसके बिजनेसमैन हैं। ये सभी चीज़ें भी राष्ट्र की समृद्धि में उतना ही योगदान देती हैं। तो इन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स यानी जो गैर भौतिकी वस्तुएं जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, शिक्षक, इन सभी
को शामिल नहीं किया इसमें, और इन्होंने सिर्फ धन को ही शामिल किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ सेंटर्ड डिफिनीशन। ये क्रिटिसिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि देखिए हर चीज़ जो होती है उसमें कुछ कमियां होती हैं। अब कमियां होंगी तो अदर लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे, यानी उसमें कमियां निकाल लेंगे। तो उन कमियों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहली कमी ये थी कि इट्स इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसने सिर्फ धन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। इसने मानव कल्याण और जो गैर भौतिकी पहलू थे, जैसे कि हमारे इंजीनियर्स हो गए, चिकित्सक हो गए और शिक्षक हो गए, इन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म था। ओवर एम्फेसिस ऑन वेल्थ कैन लीड मटेरियलिज्म। धन पर अत्यधिक जोर भौतिकवाद को जन्म दे सकता है। सही बात है, अगर हम सिर्फ धन को ही अगर ज़्यादा महत्व देंगे तो हमारे भौतिकवाद को ये बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर देगा हमारे समाज में, जो निसंदेह समाज के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री, इंग्लिश में पढ़ते पहले, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फोकस मोर ऑन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट नॉट जस्ट वेल्थ। जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने सिर्फ धन पर नहीं बल्कि कल्याण और विकास पर भी अत्यधिक ध्यान देते थे। अब उसके बाद जो हमारा वेलफेयर मटेरियलिस्टिक डिफिनीशन थी उसकी बात करते हैं। तो इसे दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाएगा इसे। पढ़ते हैं इसे, हम थोड़ा ऊपर करें इसे। तो फोकस ऑन बोथ वेल्थ एंड मैन, ये वाली जो डिफिनीशन थी हमारी, ये वेल्थ पर भी फोकस करती थी और मैन पर भी फोकस करती थी, धन और मानव दोनों पर जोर। अल्फ्रेड मार्शल आल्सो एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ बट मोर इम्पोर्टेंटली ही फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ ह्यूमन। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इन्होंने क्या, जितना वेल्थ पर ध्यान दिया उतना ही रोल ऑफ मैन इन द क्रिएशन एंड यूज ऑफ वेल्थ। तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने धन के महत्व को तो माना, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने धन के निर्माण और मानव में इसकी भूमिका पर भी बल दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने भी धन के महत्व को माना, लेकिन उससे अधिक इन्होंने धन के निर्माण और उपयोग में मानव की भूमिका पर बल दिया। ही रोट्स, इन्होंने क्या लिखा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स इक्वायर्स हाउ ही अर्न द इनकम एंड हाउ ही यूज्ड इट। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी तो मेनली यदि ही रखिएगा। अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं कि जो मैन है वो हाउ अर्न हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट, ये मेन पॉइंट है इसका। दस इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन द अदर एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑफ मैन। देखिए अब इसे हिंदी में पढ़ते हैं थोड़ा सा इसे। तो हिंदी में क्या है कि अर्थशास्त्र मानव के साधारण जीवन व्यापार का अध्ययन है, जो जानने का प्रयास करता है कि वह अपनी आय कैसे अर्जित करता है, कैसे खर्च करता है। इस प्रकार यह एक और तो धन को अध्ययन है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण और मानव का अध्ययन है। एक तो और ये धन का अध्ययन भी करती है, दूसरी ओर मानव का भी अध्ययन करती है। देखिए आगे लिखा है कि मार्शल डिफिनीशन इज नोन एज मटेरियल वेलफेयर सेंटर्ड डिफिनीशन। मार्शल की डिफिनीशन को, परिभाषा को भौतिक कल्याण केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। अब हम जैसे हमने एडम स्मिथ वाली में फीचर्स देखे थे यानी विशेषताएं, वैसे इसमें भी देखेंगे फीचर्स ऑफ मटेरियल वेलफेयर डिफिनीशन, भौतिक कल्याण आधारित परिभाषा की विशेषताएं। स्टडी ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट ऑफ वेल बीइंग, भौतिक आवश्यकताओं का अध्ययन।
इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, अर्थशास्त्र केवल मानव कल्याण के भौतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? मानव कल्याण के जो भौतिक पहलू होते हैं उनका अध्ययन करता है। इट्स emphasize that economics welfare is primarily materialistic in nature। यह बताता है कि आर्थिक कल्याण जो होता है वो भौतिक वस्तुओं पर आधारित होता है। इन्होंने भी नॉन मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें उन्हें शामिल नहीं किया। उसके बाद फोकस ऑन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जीवन के सामान्य कार्यों पर ध्यान। इकोनॉमिक्स डील विद द डेली लाइफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल लाइक अर्निंग एंड स्पेंडिंग। अर्थशास्त्र मानव की दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे कि आय अर्जित करने और खर्च करने का अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो किस प्रकार आय अर्जित करता है और उसे किस प्रकार खर्च करता है। ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई डिफिनीशन है कि मतलब अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार अपनी आय अर्जित कर रहा है और किस प्रकार खर्च कर रहा है, यही इसकी डिफिनीशन है। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन रोल ऑफ मैन, मानव की भूमिका पर जोर। दिस डिफिनीशन हाईलाइट्स द रोल ऑफ मैन इन द क्रिएशन एंड यूज ऑफ वेल्थ। यह परिभाषा धन के निर्माण उपयोग में मानव की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ बट अबाउट मैनेजिंग वेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, अर्थशास्त्र केवल धन का नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए धन का प्रबंधन का विषय है। उन्होंने एडम स्मिथ ने क्या बताया था कि ये धन के प्रबंधन का विषय है। अब यहाँ पर जो हमारे मार्शल जी हैं वो एडम स्मिथ ने क्या बताया था कि ये धन का अध्ययन है, और ये मार्शल जो है ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ धन का अध्ययन नहीं, यहाँ जो धन का प्रबंधन हो रहा है वो मानव कल्याण के लिए हो रहा है, उसका अध्ययन इकोनॉमिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे लियोनल रॉबिन्स डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लियोनल रॉबिन्स अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो इनकी जो परिभाषा है स्कैरिसिटी बेस्ड डिफिनीशन, अभाव आधारित परिभाषा। लियोन्स रॉबिन्स गेव अ साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक। अब इनकी पुस्तक का भी नाम पूछा जा सकता है, एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इनकी जो पुस्तक आई थी वो 1932 में आई थी, 1932 में। ओके, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण हो ही जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र क्या है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज a science which studies human behavior as a relationship between end and source mean which have alternative uses। हिंदी में लिखा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जहां पर मानव की इच्छाएं यानी एंड्स एंड समाधान यानी मीन्स सीमित होते हैं, उनका वैकल्पिक उपयोग होता है। इसके बाद इसकी भी हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी इसकी भी विशेषताएं क्या हैं इसकी बात करते हैं। फीचर्स ऑफ स्कैरिसिटी डिफिनीशन, अभाव आधारित परिभाषा की विशेषताएं। मानव वांट्स आर अनलिमिटेड, मानव की इच्छाएं असीमित हैं, ये बात तो हम परिचित हैं एक अच्छे से। जो रॉबिन्स स्टेटेड दैट ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंड दैट कीप इंक्रीजिंग। इन्होंने बताया कि इनके रॉबिन्स के अनुसार मानव की इच्छाएं असीमित हैं और निरंतर बढ़ती रहती हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उनकी इच्छाएं भी बढ़ती हैं, इसी कारण ये अनिश्चित हो जाती हैं। लिमिटेड मीन्स ऑन सेटिस्फाई वांट्स, इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारे जो साधन है वो सीमित हैं। थॉट वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्स जैसे कि मनी, टाइम, लेबर टू फुलफिल देम आर
स्केयर और लिमिटेड, यानी जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कारक हैं, यानी मनी हो गए, टाइम हो गया, लेबर है, ये तो सीमित ही हैं, यानी या फिर कह सकते हैं इनका अभाव है। तो यही बात है कि इच्छाएं तो असीमित हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध साधन सीमित हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस की बात करेंगे हम। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधन के वैकल्पिक उपयोग। सम रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज, कुछ संसाधनों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, तो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड कैन यूज टू ग्रो व्हीट एंड शुगर केन, जैसे जमीन का उपयोग हम गेहूं और गन्ना दोनों में किया जा सकता है। यानी लैंड जो है, हमारी भूमि जो है, वो क्या है, हमारी एक रिसोर्स है, ठीक है, संसाधन है, जिसका उपयोग हम गन्ना बोने के लिए भी कर सकते हैं और गेहूं बोने के लिए भी कर सकते हैं। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का कुशल उपयोग। बिकॉज ऑफ स्कैरिसिटी रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड वाइसली एंड इफिशिएंटली बाय प्रायोरिटाइजिंग नीड्स, संसाधनों के अभाव के कारण उनका उपयोग सही प्राथमिकताओं के आधार पर कुशलता से किया जाना चाहिए। देखिए, जो संसाधन हैं उनके अभाव हैं, इसी कारण उनकी हमें प्राथमिकता निर्धारित करनी होती कि किस संसाधन को हमें कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर प्रयोग करना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हम प्राथमिकता बनाएंगे और वहीं पर कुशलतापूर्वक संसाधन का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन, चयन और सर्वोत्तम उपयोग की आवश्यकता। इकोनॉमिक्स इज साइंस इज द साइंस ऑफ चॉइस, चूजिंग द मस्ट अर्जेंट वांट्स ओवर लेस अर्जेंट वांट्स। देखिए, अर्थशास्त्र को चयन विज्ञान कहा जाता है। चयन विज्ञान, अब जैसा शब्द से पता चल रहा है कि जो आवश्यक इच्छाएं हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और जो कम आवश्यकता है उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती। यानी जो प्राथमिक चीज़ें हैं, जो हमें ज़्यादा आवश्यक है, उन्हें पहले करना, ये चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे पॉल की दी गई द्वारा डिफिनीशन। डिफिनीशन भाई पॉल ए सैमुएल्सन। देखिए, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, पहले इंग्लिश वाली पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी to employ scarce productive resource that could have alternate use to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among the various person and groups in society. It's analyze the cost benefits of improving pattern of resource allocation। देखिए, इसकी हिंदी भी मैंने लिखी है, वो पढ़ते हैं पहले। अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज पैसे के साथ या उसके बिना दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, जिनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, ताकि विभिन्न वस्तुओं का समय के साथ उत्पादन हो सके और उन्हें वर्तमान या भविष्य में समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग हेतु वितरित किया जा सके, या संसाधनों के आवंटनों की पद्धति में सुधार लागत लाभ का विश्लेषण करती है। देखिए, यह परिभाषा आधुनिक विकास केंद्रित और व्यापक अर्थशास्त्र को दर्शाती है। देखिए, इसके भी कुछ फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ मॉडर्न ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनीशन, आधुनिक विकास उन्मुख परिभाषा की विशेषताएं। पहली चीज़ जो आ जाती है वही ग्रोथ ओरिएंटेशन आ जाती है, विकास की ओर उन्मुखता। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक्स ग्रोथ ओवर टाइम, अर्थशास्त्र का संबंध समय के साथ आर्थिक विकास से है। देखिए, इकोनॉमिक्स बताती है कि समय के साथ आर्थिक विकास किस प्रकार हो रहा है। द डेफिनेशन टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ओवर टाइम, यह बताती है कि समय के साथ वस्तुओं का उत्पादन के ढांचे की बात करती है।
यह परिभाषा समय के साथ वस्तुओं के उत्पादन के ढांचे की बात करती है। नेशनल आउटपुट चेंज विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेस विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के साथ राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन आता है, यही आर्थिक विकास है। जब हम अपने दुर्लभ संसाधन होते हैं उनके से राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन लाते हैं, यानी उपयोग करते हैं, उनके राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन ला देते हैं, तो ये क्या करता है, आर्थिक विकास लाता है। और इसके बाद बात करेंगे डायनेमिक एलोकेशन ऑफ कंजप्शन, उपभोग का गतिशील आवंटन। इकोनॉमिक्स डील विद कंजप्शन पैटर्न नॉट ओनली द प्रेजेंट बट आल्सो इन फ्यूचर। अर्थशास्त्र उपभोग के पैटर्न से जुड़ा होता है, केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी। देखिए, इसके कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक्स ये बताता है कि जो कंजप्शन का पैटर्न है वो कैसा है। वर्तमान की तो बात करता ही है कि वर्तमान में जो संसाधन है उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है। इसके विपरीत यह भी देखता है कि भविष्य में इन संसाधनों का उपभोग किस प्रकार होगा। इट स्टडीज हाउ इंक्रीज डिवाइड्स बिटवीन प्रेजेंट कंजप्शन एंड फ्यूचर सेविंग इन्वेस्टमेंट। यह भी देखता है कि आय के वर्तमान उपभोग और भविष्य के उपभोग निवेश में कैसे विभाजित किया जाए। उसके बाद आता है सी नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन फोकस, वितरण पर ध्यान। द डिफिनेशन आल्सो emphasize द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजप्शन अमंग वेरियस पीपुल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। परिभाषा इस बात पर भी बल देती है कि विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग का वितरण कैसा है। देखिए, ये जो हमारे व्यक्ति हैं और जो समूह है उनके बीच संसाधनों के लिए, जो उपभोग के लिए जो संसाधन है उनका वितरण, यानी एक उनका बांटना कैसा है, यानी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, किस समूह को कितना कितना, क्या सभी को समान रूप में संसाधन उपलब्ध है। इकोनॉमिक्स is not just about what and how to produce but also for whom to produce। अर्थशास्त्र केवल क्या और कैसे उत्पादन नहीं बल्कि किसके लिए करें इसका भी अध्ययन करता है। देखिए, ये अर्थशास्त्र में ये बताता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं और कैसे उत्पादन कर रहे हैं, ये तो एक बात हो गई, लेकिन हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पर भी बहुत अधिक जोर देती है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों के आवंटन में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है, इसकी बात करें तो इकोनॉमिक्स एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग द वे रिसोर्स आर एलोकेटेड। अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करता है कि संसाधनों के बेहतर उपयोग से लाभ एंड लागत क्या होगी। यदि हम जो संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा और उसकी लागत में क्या परिवर्तन आएगा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, संसाधनों का कुशल आवंटन और वितरण में न्याय दोनों ही आर्थिक विकास की प्रतीक हैं। देखिए, इससे हम इंडिया के थोड़ा समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया जीडीपी 5 ट्रिलियन की है वर्तमान समय में, ठीक, लेकिन क्या वो जो 5 ट्रिलियन है वो सभी में कितनी जो भारत की जनता है, जो क्लासेस हैं, वो कितने बराबर भागों में विभाजित है, उसके संसाधन जो हैं वो बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम इंडिया के जो अपर लेवल है उसके 100 व्यक्ति चुन लें तो ज़्यादातर जो आय, जो मुद्रा है, जो संपत्ति है उनके पास है और लोअर क्लास के पास कुछ नहीं है। यही चीज़ है, तो ये इनजस्टिस है। तो इकोनॉमिक्स ये भी बात करते हैं कि ये कुशल आवंटन हो, यानी सबको बराबर हिस्सा मिले और सबके साथ जस्टिस हो। तो भारत में ये जस्टिस नहीं है,
इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं जब वितरण में जस्टिस होगा और कुशल आवंटन होगा तो हम कहेंगे कि वो देश विकसित है। इस आधार पर नहीं कि कोई देश सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को धारण करता है इसलिए वो विकसित हो गया, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास संसाधनों की उपलब्धता कितनी है ये बताएगा कि देश विकसित है या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर फोकस, वर्तमान और भविष्य दोनों पर ध्यान। इकोनॉमिक्स सीक्स बेनिफिट नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन बट आल्सो द फ्यूचर जनरेशन। अर्थशास्त्र का अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाना है। इट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी। देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन अवेलेबल रहे। इंटर जेनरेशनल इक्वलिटी यानी जो पीढ़ियां आएंगी उनके मध्य भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, या स्थायित्व और पीढ़ी दर समानता की ओर भी इशारा करता है। इसके बाद हम स्कोप की बात करेंगे, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहे या फिर अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कहे तो आपको यही लिख के आना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पहला जो अप्रोच या फिर स्कोप कहे वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। प्रिमिटिव व्यू देखिए अगर हम, ह्यूमन वांट्स एफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ कंटिन्यूअस साइकिल। ये जो हमारी मानव इच्छाएं होती हैं, प्रयास होते हैं और संतुष्टि होती है, ये एक सतत चक्र है, ये ऐसे चलता है, ये आपस में जुड़ा होता है, इसका मतलब चक्र टूटता नहीं है। ठीक है, समझ गया ना बात, ऐसे फिर ऐसे। और ट्रेडिशनल व्यू में देखें तो कंजप्शन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का नाश, यानी कोई पदार्थ है किस उसका उपयोग किया जाए तो क्या होगा, उसकी उपयोगिता का तो नष्ट होगी ही धीरे धीरे। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्शन की बात कर लें तो प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, यानी उपयोगिता का निर्माण कर रहे हैं हम। उत्पादन क्या है, उपयोगिता का निर्माण करना है। और एक्सचेंज की बात कर लें तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन्स, यानी एक्सचेंज यानी विनिमय। विनिमय क्या है कि वस्तुओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के संसाधनों को पारिश्रमिक देना। मॉडर्न व्यू की बात कर लेते हैं अब हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर, यह व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी द इकोनॉमिक्स एज होल, समष्टि इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे हिंदी में, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखिए अब आप कह सकते हैं भैया ये तो दोनों ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, आपने यहाँ पर बहुत सस्ते में निपटा दिया, चिंता मत करिए, अगला लेक्चर सिर्फ ब्रांचेस पे आने वाला है, उसमें हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, वो भी कम से कम आधा 1 घंटे से ऊपर का ही लेक्चर होगा, सिर्फ डिफिनेशन को पढ़ने में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी डिटेल में पीडीएफ बनाना, ऐसा देखिए पीडीएफ मैं ऐसी ही बना सकता था जो ऊपर से पढ़ा के चला जाऊं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता था, सिर्फ 1-2 डिफिनेशन ऐड कर देता, चारों डिफिनेशन नहीं ऐड करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो प्लीज़ आप भी मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिएगा, जैसे मोटिवेशन आए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के रूप में। देखिए जब सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं तो क्या हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करेंगे, सीधा आंसर नहीं, समाज, हम किस समुदाय की बात करेंगे। वही बात है कि मैन अलाइव्स इन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, मनुष्य संगठित समाज में रहता है। इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू अदर, अर्थशास्त्र
अन्य व्यक्तियों के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन करता है। इट डज नॉट स्टडी आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, ये अकेले व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज साइंस और आर्ट। भारत क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला? तो पहले साइंस के पहलू से देख लेते हैं। साइंस के पहलू से सिस्टमिक बॉडी और नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान और क्षेत्र है, बिल्कुल है। इंक्लूड्स लॉ, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। देखिए हम साइंस कब कहेंगे? जब उसमें कुछ प्रॉपर लॉ होंगे, थ्योरीज होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे, तो हम उसे कह देंगे कि ये हाँ साइंस है। इसी प्रकार इसमें नियम, सिद्धांत और प्रिंसिपल्स जो ही हैं, तो हम इसे साइंस भी कह सकते हैं, लेकिन कला भी कह सकते हैं, यानी आर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ। कला कहते हैं जब हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित करते हैं, यानी उपयोग कर लेते हैं, तो उसे हम कला कह देते हैं। तो वास्तविक जीवन में का ज्ञान का प्रयोग भी करते हैं, जैसे हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, एग्जाम्पल फाइनेंशियल डिसीजंस, समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, जैसे कि आर्थिक निर्णय लेना, तो हम इसे कला भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथी अप्रोच जो है या फिर स्कोप जो वो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। तो क्या अर्थशास्त्र सकारात्मक है या मानदर्शी विज्ञान है, इस विषय में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब फैक्ट ऑब्जेक्टिवली, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप में बताता है, और साथ ही डील्स विद व्हाट इज, क्या है का अध्ययन करता है। ये क्या करती है? क्या चीज का अध्ययन करती है। एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट रिलेशन, देखिए ये कारणों का प्रभाव अध्ययन करती है और उसकी के प्रभाव क्या होंगे, इनका अध्ययन करती है। उसके बाद अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बात करें अगर हम, तो बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड वैल्यूज आ जाएंगे इसमें, यानी यह विचारों और मूल्यों पर आधारित होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पे आधारित होती है? विचारों पर और मूल्यों पर। डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए का अध्ययन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किया जाता है। सजेस्ट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।